नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर बनाया जा चुका है। एनडीए की बड़ी जीत हुई है और विपक्षी पार्टियों की बहुत बड़ी हार, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर विपक्षी पार्टियां तमाम हथकंडे अपनाता रहा। सुबह सुबह राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कॉल करके फोन पर 20 मिनट बातचीत भी की। तमाम हथकंडे विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनाए गए, लेकिन विपक्ष की एक न चली और ध्वनि मत से ओम बिरला के नाम पर मुहर लग गई है। तो कैसे विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस पार्टियों को बड़ा झटका लग गया, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, ये कितना बड़ा झटका है विपक्षी पार्टियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राहुल गांधी के लिए एक बेइज्जत भरा समय रहा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही एक्टिविटी करते हैं जिससे हर दूसरे दिन उनकी बेइज्जती हो जाती है। वो अपने पैतरों में, अपने एजेंडों में, अपने प्लान में फेल हो जाते हैं। ये स्पीकर का जो मसला आया था, राहुल गांधी ने ही ये सारा प्रपंच रचा कि नहीं, हम स्पीकर को बिना कोई चुनाव के नियुक्त नहीं होने देंगे। पहले से ही डिमांड की लिस्ट लेकर केसी वेणुगोपाल को भेज दिया राजनाथ सिंह के पास। और जब आप डिमांड की लिस्ट लेकर पीएम मोदी के पास जाते हो, उनके सलाहकारों के पास जाते हो, तो फिर तो आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। आप अगर रिक्वेस्ट लेकर जाते तो वो अलग बात थी कि हम रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे, कंसीडर करेंगे कि कैसे स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर की जब बारी आएगी तो फिर हम उस पर सोचेंगे कि किस पार्टी के नेता को दिया जाए, या फिर सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का किसी पार्टी का हो। लेकिन राहुल गांधी ने अड़ियल रुख अपनाया और तत्काल घोषणा कर दी कि नहीं नहीं, के सुरेश ही स्पीकर पद के हमारे उम्मीदवार होंगे। एक तो कांग्रेस के नेता, दूसरे सारे विपक्षी पार्टियों से आपने बातचीत नहीं की और उसके बाद आपने अकेले ही घोषणा कर दी, क्योंकि आपको विपक्षी पार्टियों की बात नहीं थी, आपको स्पीकर का चुनाव लड़ना नहीं था, बल्कि लोगों को एक मैसेज देना था कि देखो किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर के मामले में इन लोगों ने दलित का अपमान किया है। क्योंकि के सुरेश एक दलित नेता हैं, तो इन लोगों ने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी। अब जबकि इन्होंने नॉमिनेशन करवा दिया तो उसके बाद रात भर खेल चलता रहा। एनडीए की बैठक हुई, इंडी अलायंस की कुछ पार्टियों की बैठक हुई, और दूसरे तरफ इंडी अलायंस के कुछ पार्टनरों ने बातचीत एनडीए के सहयोगियों से की और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ की। अब इन लोगों ने रात भर बैठकर कैलकुलेशन करना शुरू किया कि अगर वोटिंग करवाएंगे तो फिर ऐसा ना हो कि और बड़ी बेइज्जती हो जाए। क्योंकि अभी तक तो इंडी अलायंस के ये लोग बार बार कह रहे हैं कि सदन में हम एकजुटता दिखाएंगे। हमारे पास अब पहले की तरह इक्वेशन नहीं है, हमारा इक्वेशन बदल गया है। हम मजबूत पक्ष लेकर आए हैं। 232 सांसद हमारे पास हैं। ये तो 234 बोलते थे, लेकिन अब 232 पर आ गए हैं। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि अगर मत विभाजन होगा तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही कह दिया, हम इंडी अलायंस के पार्टनर नहीं हैं। हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, सीपीएम के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा, हम अकेले चुनाव लड़े हैं। 29 सांसद हमारे पास हैं और कांग्रेस अपने आप अपनी मर्जी से अपने एक नेता को स्पीकर के पद के लिए नॉमिनेशन करवा दिया और हमसे सलाह तक नहीं ली, इसलिए हम तो समर्थन नहीं करने वाले। शरद पवार ने भी विरोध जताया था चुनाव का। और इस तरह से देखिए, अगर 29 सांसद निकल गए बाहर तो इनके पास बचा क्या? 202 सांसद बचेगा। अब 202 सांसदों में शरद पवार अलग बार बार कह रहे हैं कि भाई ये जो स्पीकर का पद है वो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि ये हाउस का स्पीकर हो। आप ये बता नहीं दे पहले से ही कि ये स्पीकर जो है ये एनडीए का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं या चेयरमैन राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन होते हैं, तो स्पीकर की भूमिका ऐसी होती है कि सारे लोगों को साथ लेकर चलना है। और ऐसे में
स्पीकर ही एक ऐसा पद है जिस पर पीठासीन होने के बाद उन्हें प्राथमिक सदस्यता जो पार्टी की होती है उससे भी इस्तीफा देना पड़ता है, फिर भी उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। ये एक ऐसा सम्मानित पोस्ट है जिसमें पूरे हाउस का स्पीकर होता है, किसी पार्टी विशेष का, किसी गठबंधन सहयोगी का नहीं होता है। तो जो भी पुराने नेता हैं जो संसदीय परंपराओं को जानते हैं, शरद पवार उनमें से एक हैं। और शरद पवार अभी भी इंडी अलायंस का पार्टनर तो हैं, लेकिन उनके पास विकल्प हमेशा खुला रहता है। वो कभी सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके नहीं रखते हैं। इसलिए इस मामले में शरद पवार भी आगे आ गए। जहां तक इन लोगों का सवाल था और राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे थे कि बाहर से जो और लोग हैं, यानी कि 13 सांसद जो हैं, जो कि या तो इंडिपेंडेंट हैं या एक एक सीटों वाले पार्टियों के हैं, उन लोगों का सहयोग लेंगे। उसमें से सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है वाईआरसीपी, और जगन मोहन रेड्डी से इन लोगों ने संपर्क किया। यहां तक कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी संपर्क किया, लेकिन जगन मोहन रेड्डी को तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। यहां तक ये लोग सोच रहे थे कि देखो अब तो टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी पार्टनर है, आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है, आप तो विपक्ष में बैठे हो, तो फिर मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो। इसीलिए जगन मोहन रेड्डी ने साफ तौर पर कह दिया कि स्पीकर के मसले पर अभी हम उनका विरोध नहीं कर सकते, हम एनडीए का सपोर्ट करेंगे और आगे भी जो मुद्दा आधारित बिल होगा जिसमें हम तय करेंगे कि मुद्दे कौन से हैं और हमारे अनुकूल हैं, तो उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे कि हम एनडीए के साथ हैं या एनडी अलायंस के साथ हैं। अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन बदलने लगा। वोटिंग होती तो विपक्ष की ही बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती, राहुल गांधी की घोर बेइज्जती होती, इसलिए बैकफुट पर आ गई कांग्रेस। बिल्कुल यही बात है कि विपक्ष की बात जहां तक हम लोग करते हैं, तो चुनाव के बाद विपक्ष की बात होती है तो उसमें कांग्रेस लीड करने वाली पार्टी है, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, और इसलिए सारे विपक्ष की बात स्पीकर के मसले पर नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से कांग्रेस का एजेंडा था, कांग्रेस का प्लान था, कांग्रेस का पैतरा था, इसलिए विपक्ष में भी फूट पड़ गई। अब अगर वोटिंग होती और इनके पक्ष में, अगर के सुरेश के पक्ष में वोट आता 170-80, यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टियां और हैं जो इनके समर्थन में वोट देते, लेकिन अगर इन लोगों ने ओवैसी से समर्थन लिया होता, जो अभी इतना ज़्यादा विवाद ओवैसी के ऊपर चल रहा है कि उसके खिलाफ कंप्लेन हो रहा है कि भाई फिर से शपथ दिलवाओ और नहीं तो सदस्यता पर सवाल उठ जाएगा, अभी एक्शन की तैयारी चल रही है, तो उन लोगों के से भी समर्थन आपको लेना पड़ता। समर्थन नहीं लेते तो फिर आपकी संख्या और धीरे धीरे घटते हुए 140-50 के बीच आ जाती। अब जब स्पीकर के ऊपर वोटिंग में 140-50 सांसद आपके साथ होते, तो फिर सदन में आगे जो बिल पेश होने वाला है, आपका मोरल ग्राउंड पर पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली आप टूट जाते कि आपके पास समर्थन नहीं है। आप किस आधार पर कहोगे मोदी कमजोर हो गए हैं और हम अभी भी सदन में मजबूत हैं, लोकसभा में उनकी संख्या घट गई है। मोदी तो लोकसभा में संख्या अभी ऐसे स्पीकर के समय में ये करके दिखा दिए कि इनके पास 320 से 30 सांसदों का समर्थन हुआ, तभी तो इंडी अलायंस और खासकर राहुल गांधी ने बैकफुट पर आने की सोच ली। 9-9:30 बजे इस बात के अनाउंसमेंट हो गया कि अब हम वोटिंग करवाने के पक्ष में नहीं है, ध्वनि मत से ही पारित करवा दीजिए। अगर यही करना था तो एक दिन के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, सदन का इतना समय बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, इतने सालों की परंपरा तोड़ने की क्या जरूरत थी कि स्पीकर का चुनाव करने की जरूरत नहीं है, सबकी सहमति के आधार पर ही स्पीकर नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन इन लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कोई करिश्मा हो जाए। अभी तक राहुल गांधी ये सोच ही नहीं पाए हैं कि उनके पास केवल 98 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं, और संख्या 240 जो है वो 98 से ज्यादा होती है। हमने शुरू से ही कहा था कि स्पीकर तो एनडीए का ही होगा, ओम बिरला की भी जीत होगी, और जो नंबर गेम है वो यही कहता है। लेकिन आज एक तस्वीर ये भी आई कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष भी कल चुन लिया गया है। राहुल गांधी खुद आते हैं, ओम बिरला को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर की कुर्सी तक जाते जाते ओम बिरला के साथ जाते हैं, उनका अभिवादन भी करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगे? अब देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राहुल गांधी बने हैं, ये खुद की मर्जी से नहीं बने,
ने इनके ऊपर थोप दिया गया है। अगर इन्हें बनना होता तो CWC की बैठक के बाद पहले दिन ही ये कह देते हाँ हम तैयार हैं। इतने दिनों तक कंफ्यूजन नहीं होती। कांग्रेस के अंदर मीटिंग चल रही थी और लगातार बैठ के चली। खड़गे ने कह दिया कि देखो अगर इस पद से भी भाग गए तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी कमजोर हो जाएगी। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का समय है और आप इंडी अलायंस के तरफ से एक विपक्ष के बड़े नेता के तरफ से पार्लियामेंट के अंदर उभरोगे और इसलिए इनको जबरदस्ती कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया गया कि ये पद तो ले लो। जैसे कि वायनाड के चुनाव के बाद इन पर दबाव बनाया गया था कि नहीं अमेठी या रायबरेली कहीं से लड़ो चुनाव, इसलिए इन्होंने लंबे समय लिया इसके लिए कि फिर से एक बार अमेठी या रायबरेली लड़ें। उसके बाद अमेठी नहीं रायबरेली को चुना। उसी तरीके से इतने दिनों के बाद जबरदस्ती थोपा गया है। अब तो आगे और ड्रामा शुरू होगा क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद ऐसा है जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी होती है, जिसमें आप CVC की नियुक्ति करेंगे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे, CIC की नियुक्ति करेंगे, CBI डायरेक्टर की नियुक्ति करेंगे, ED डायरेक्टर की नियुक्ति करेंगे। ये सारी नियुक्तियां जो होती है उसमें 3 लोग शामिल होते हैं और उन 3 लोगों में पहले एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त किए गए कोई भी जस्टिस होता था, लेकिन अब तो एक केंद्रीय मंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अब ऐसे में राहुल गांधी की जो लिस्ट आएगी हर बार CBC, ED, CBI इन लोगों के लिए और इनकी सहमति या असहमति ये वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हम उस कमेटी में थे जहां CBI डायरेक्टर बनाया गया, जहां ED डायरेक्टर बनाया गया और दूसरी तरफ बाहर आके कहोगे ED तो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, तो ED डायरेक्टर की नियुक्ति में आपकी भूमिका भी तो थी। तो इसलिए अब राहुल गांधी को कांग्रेसियों ने ऐसे फंसाया है कि ड्रामा चलता रहेगा, संसद में कॉमेडी चलती रहेगी और राहुल गांधी अगले चुनाव आते आते चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है, एनडीए की बड़ी जीत हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।